नमस्कार प्यारे मित्रों, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम ध्यान मंत्रा में। मित्रों, NCERT कक्षा 12 अध्याय 2 आलोक धनवा का अध्याय पतंग, उनकी जो कविता है पतंग, वो अपने आज करेंगे इस वीडियो में। और इससे पीछे के जो कल वीडियो आप तक पहुंचाया था, उस वीडियो में हमने आलोक धनवा है उनके जीवन परिचय को देखा और उसमें मैंने 2-3 छोटी छोटी बातें बताई थी जो आज आपके यहाँ काम आने वाली है। तो कविता को शुरू करने से पहले 2-3 जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जो आपको याद रखनी है। पहली बात तो ये कि ये जो पतंग कविता है ये उनके एकमात्र संग्रह है। किसे? दुनिया रोज बनती है। से उदित हुआ है, पहली बात ये। अच्छा, दूसरी कल भी मैंने आपको बताया था, ये पतंग इनकी एक लंबी कविता है। अच्छा, ये लंबी कविता है और इसका जो तीसरा भाग है वो कहाँ आया है? अपनी पाठ्य पुस्तक में आया है, अपनी पाठ्य पुस्तक में आया है। ये हो जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज, इसमें बाल सुलभ क्रियाकलापों, बाल सुलभ जो इच्छाएं होती है और उमंग होती है, उसका चित्रण इस कविता में किया गया है। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। किस चीज़ का चित्रण किया गया है इसमें? बाल सुलभ इच्छाएं। जब आप बालक थे तो आपकी इच्छा पतंग उड़ाने को नहीं करती थी क्या? तो बाल सुलभ इच्छा और उमंग, उमंग का मतलब बाजता पतंग देखता ही आगे रहे, आगे झांपड़ा लेगे, वही चीज़ है, ठीक है ना। बाल सुलभ इच्छा और उमंग का यहाँ चित्रण किया गया है। और चौथी चीज, इसमें बाल क्रियाकलापों, बाल क्रियाकलापों और प्रकृति में आए परिवर्तनों का में सुंदर बिंबों का प्रयोग किया गया है। बिंबों का प्रयोग किया गया है, ये याद रखना। सबसे मेन बात है ये बिंब क्या होते हैं। वैसे तो मैं बता चुका हूं बिंब क्या है। फिजिक्स में बिंब की बात कर लें तो बिंब का अर्थ ये मान लीजिए प्रतिबिंब। भाई एक वस्तु का आभासी बिंब बन जाता है, मतलब उसकी परछाई बन जाती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु का बिंब बन जाना, परछाई बन जाना। अच्छा मित्रों, ये क्यों होता है? देखो, प्रत्येक वस्तु अपने समीप नहीं होती, प्रत्यक्ष में अपने पास नहीं होती है। अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अब मेरे पास यहाँ कोई समोसा नहीं है कि मैं उठा के खा लूँ, लेकिन अब जो कविता बनाते हैं तो उस कविताओं में अपने जो भी कुछ पढ़ते हैं कि वो अपने समक्ष होते हैं क्या? कमल की वो चर्चा करती हैं तो कमल अपने पास होते हैं क्या? लेकिन जब भी कमल की वो चर्चा करेंगे तो अपने हृदय में एक परछाई बन जाएगी कमल की, क्योंकि वो अपना देखा हुआ है। अच्छा, एक बच्चा है, उसने गाय को देखा है और वो उससे डरता है, वो घर पे रो रहा है, शोर कर रहा है अंदर। अब उसकी माता कहेगी गाय आएगी तुझे खा जाएगी। अब उसे गाय दिख जाएगी, उसका जो बिंब है, परछाई है, वो उसके हृदय में बन जाएगी। तो यही बिंब होता है। और मित्रों, ये जो बिंब होते हैं ये अपने इंद्रियों से जुड़े रहते हैं और 5 इंद्रियां होती है अपनी। कौन कौन सी 5 इंद्रियां होती है? देखो, ये ऐसे ही समझा देता हूँ। 5 इंद्रियां: आँख, नाक, जीभ जिससे स्वाद अपने लेते हैं, कान हो गए और त्वचा। ये 5 इंद्रियां होती है और इन पांचों से 5 बिंब जुड़े रहते हैं। आँखों से अपने कोई भी वस्तु देखते हैं,
ठीक है, तो वो क्या कहलाया? दृश्य बिंब कहलाया। नाक से अपने कोई भी चीज़ की सुगंध लेते हैं, अब पास से कोई जा रहे हैं, समोसे की सुगंध आ रही है, खुशबू, या मैं कह दूं, अब कविता में मान के चलिए ये कहा गया है कि जंगल में जाते हुए मुझे गुलाबों की खुशबू आई। अब वहाँ हालांकि गुलाब नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन खुशबू आ रही थी, तो मतलब घ्राण बिंब हो गया, वो नाक से संबंधित घ्राण बिंब होता है। अच्छा, समोसे की मैं बात कर लूँ, ऐसे बिछूर कर ऊपर छोले डाल के, प्याज डाल के खा रहे हैं, तो बस लार आ जाती है मुंह में, तो वो स्वाद बिंब हो गया। अच्छा, वो कपास से पैरों से दौड़ी चली जा रही है, कपास कैसा होता है? अपना देखा हुआ है, स्पर्श किया हुआ है, मुलायम होता है ना, तो वो क्या हो गया? स्पर्श बिंब, त्वचा से संबंधित। अच्छा, एक और कौन सा रह गया? श्रव्य बिंब। मैं कह रहा हूँ कि कविता में ये आया है कि घंटी, साइकिल की घंटी टन 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 बजाते हुए जा रहे हैं, या स्कूल की घंटी टन टन लगी, तो अपने हाथ माइंड में आ जाएगा कि हाँ ऐसी आवाज़ हमने सुनी हुई है टन टन की। या पुलिस के सायरन की आवाज़, तो वो किससे कानों से सुनी है, उसका बिंब हाथ बन जाएगा, तो वो क्या कहलाया? श्रव्य बिंब कहलाया। तो इसमें बिंबों का भी प्रयोग किया गया है, मैं आपको बता दूंगा कहाँ बिंबों का प्रयोग किया गया है। तो अब शुरुआत करते हैं इस कविता की। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और यहाँ तक देख लेते हैं बनाते हुए, फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कि देखो, अब भादो क्या होता है? वर्षा ऋतु का माह, जिसमें वर्षा अधिक होती है। ठीक है, वर्षा अधिक होती है, ये अंतिम महीना होता है वर्षा ऋतु का, भादव महीना, जिसमें गोगा जी का मेला लगता है ना अगस्त में, वो। तो भादो है, वो माह अब चला गया है जिसमें सबसे तेज वर्षा होती है, वो महीना अब चला गया है। अब शरद ऋतु आ गई है, जैसा कि यहाँ दे रखा है। अब क्या है? शरद ऋतु आ गई है, और शरद ऋतु का जो सवेरा होता है, शरद ऋतु का जो सवेरा होता है वो बड़ा ही उज्जवल होता है। उसमें अंधकार के अंदर भी क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखो, शरद ऋतु में आंधी चलती है क्या? नहीं चलती, मौसम साफ रहता है। शरद ऋतु में वर्षा अधिक नहीं होती, तो मौसम साफ रहता है। ठीक है ना, इसलिए उसमें अंधेरे में भी क्या रहता है? उजाला रहता है, और मौसम एकदम साफ रहता है, आकाश एकदम साफ रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि भादो अब वो चला गया है जिसमें सबसे अधिक क्या होती है? वर्षा होती है। अब क्या है? शरद ऋतु आ गई है, और शरद का प्रथम माह आ गया है, जिसमें सवेरा क्या होता है? उसके जो सवेरे है उसमें अंधकार में भी क्या हो जाता है? सवेरा हो जाता है, उजाला हो जाता है। जो शरद का सवेरा होता है वो खरगोश की आंखों के समान क्या होता है? लाल होता है। तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा, यहाँ समानता की गई है। समानता कैसे की गई है? देखो, ये उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में एक वस्तु की तुलना या समानता दूसरी वस्तु के साथ की जाती है। अब यहाँ खरगोश की जो लाल आंखें हैं, खरगोश की हमेशा जो आंखें होती है वो लाल होती है। अब खरगोश की आंखों के साथ समानता किसकी की गई है? शरद के लाल सवेरे की समानता की गई है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार हो गया। ठीक है, तो शरद ऋतु का जो सवेरा है वो खरगोश की आंखों के समान क्या है? लाल है। अब शरद का जो सवेरा है उसमें उमंग रहती है, उत्साह रहता है, और उमंग उत्साह के साथ वो शरद आया हुआ ऐसा लगता है। शरद रूपी जो बालक है वो उत्साह उमंग के साथ ऐसे लगा मानो वो कई पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेजी से चलाते हुए
जोर जोर से घंटी बजाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों को अपने चमकीले इशारों से, मतलब अपनी उमंग से, अपने उत्साह से, अपनी जिज्ञासा से वो क्या करने आ गया है, उन पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, उस समूह को बुलाने के लिए आ गया है। क्योंकि सवेरा होते ही बच्चे क्या करने लग जाते हैं, सर्दी ऋतु में पतंग उड़ाने लग जाते हैं। उनमें एक उत्साह होता है, जोश होता है, एक नई चमक होती है सुबह सुबह, ठीक है ना। तो यहाँ जो शरद ऋतु का जो सवेरा है, जो शरद रूपी बालक है, वो उत्साह के साथ, उमंग के साथ कई पुलों को पार करते हुए ऐसा लगा मानो वो अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज़ी से चलाते हुए, ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों को अपने चमकीले इशारों से, अर्थात उत्साह से, उमंग से उन्हें बुलाने के लिए आधमका हो। यहाँ तक अब देखो, यहाँ शरद आया। देखो मानवीकरण अलंकार, ये याद रखना, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है, जो जड़ वस्तुएं होती है, जैसे पत्थर है, जब जड़ वस्तुओं के अंदर मानवीय चेष्टाओं का आरोप कर दिया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। कैसे, मैं ये कह दूं पत्थर हंस रहा है, पत्थर कभी हंसता है क्या? हंसने का काम मानव का। तो अब लेकिन मैंने जड़ वस्तु पे मानवीय चेष्टा का आरोप कर दिया, तो वहां क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार। वैसे ही शरद कभी आता है क्या, पैरों से चल के आता है क्या, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार। ऐसे ही भादो गया, भादो कभी जाता है क्या पैरों से चल के, मानव ही चलता होगा या पशु ही चलते होंगे, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार हो गया। ठीक है, पुलों को पार करते हुए। अब पुल को पार करते हुए, जैसे ही मैंने, कवि ने बोला कि पुलों को पार करते हुए कोई आ रहा है, तो आपके समक्ष दृश्य बिंब बन गया कि हाँ कोई आ रहा है पार करता हुआ। तो यहाँ क्या हो गया, दृश्य बिंब, क्योंकि आंखों से दिखाई दे रहा है, तो दृश्य बिंब का प्रयोग हो गया यहाँ। ठीक है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब देखो यहाँ घंटी बजाते हुए जोर जोर से, टन टन की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ कौन सा बिंब हो जाएगा, श्रव्य बिंब। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर आगे देखते हैं, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अच्छा, इसमें किलकारियों का अर्थ क्या होता है, किलकारी कब होते हैं, मतलब खुशी से कूकना, खुशी से कूकना या चिल्लाना। नाजुक का मतलब होता है कोमल, दुनिया का मतलब सृष्टि हो जाएगा, और इसमें क्या है। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ तक तो हो गया था। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। अब जो शरद ऋतु रूपी जो बालक है, शरद रूपी जो बालक है, उसने क्या कर दिया, आकाश को इतना कोमल, मुलायम और चमकदार कर दिया कि बच्चे उसमें क्या उड़ा सके, पतंग उड़ा सके। अब यहाँ कवि ने पतंग को क्या बताया, ये याद रखना, ये विशेष है। इसका विशेष में अगर लिखना हो तो मैं बता दूंगा क्या लिखना है, कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। अब जो शरद रूपी बालक है, उसने आकाश को इतना मुलायम, कोमल बना दिया है कि जिससे पतंग क्या, बालक है वो क्या कर सके, पतंग उड़ा सके। और जो पतंग है वो दुनिया की सबसे हल्की और क्या है, रंगीन चीज़ है, क्योंकि वो रंगीन कागज़ से बना होता है, और वो दुनिया का सबसे हल्की चीज़ होती है। वो माह है, वो शरद रूपी बालक ने माह को ऐसा कोमल बना दिया है कि दुनिया का जो सबसे पतला कागज़ है वो क्या कर सके, उड़ सके। उस पतंग के अंदर बांस की सबसे पतली क्या लगी रहती है, कमानी लगी रहती है, बांस की डंडी उसमें लगी रहती है, वो भी क्या होती है, हल्की। अब दुनिया का सबसे हल्का कागज़ और दुनिया की सबसे पतली कमानी दोनों मिलकर क्या होने लग गए, आकाश में उड़ने लग गए पतंग के रूप में। और जैसे ही पतंग उड़ने लग जाती है, उस समय
बालक क्या करने लग जाते हैं, खुशी के मारे सीटियां बजाने लग जाते हैं, वो कूकने और चिल्लाने लग जाते हैं। और आकाश में उड़ते हुए पतंग ऐसे लगते हैं मानो वो तितलियों की क्या हो, कोमल सृष्टि हो। जब पतंग उड़ते हैं आकाश में तो वो ऐसे लगते हैं मानो वो तितलियों की क्या हो, दुनिया हो। जैसे अपना एक आकाश है ना जिसमें मनुष्य दिखाई देते हैं, अपनी भी एक दुनिया है जिसमें मनुष्य दिखाई देंगे ऊपर से आप देखो तो। अब आकाश में बहुत सारे पतंग होंगे तो अपने को ऐसा लगेगा कि रंग बिरंगी तितलियों की वो एक अनोखी ही दुनिया है। तो ये हो गया आपका पहला, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसमें विशेष के तौर पे आप क्या लिखोगे कि भाई खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, उपमा अलंकार आपने बता दिया इस पंक्ति में। सर्द आया पुलों को पार करते हुए दृश्य बिंब हो गया। घंटी बजाते हुए जोर जोर से आप श्रव्य बिंब बता सकते हो। तीसरी चीज आप ये बता सकते हो कि कवि ने यहाँ पे दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे बताया है, पतंग को बताया है। अच्छा, आकाश में पतंग उड़ते हुए कैसे लगते हैं, कोई तितलियों की क्या हो, कोमल दुनिया हो। ठीक है, ये आप विशेष के तौर पे बता सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे पद की ओर। मित्रों, अब दूसरा पद आ गया है, लेकिन दूसरा पद मैंने अधूरा रखा है, पूर्ण नहीं किया है ताकि वीडियो अधिक लंबा न बने। अपने चाहते हैं कि 20 से 25 मिनट का ही वीडियो रहे, जिससे आपके समझ में भी आ जाए, जिससे इसका दूसरा पार्ट अगले दिन में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मैंने निरंतर यहाँ लिख दिया, निरंतर अपने चलेंगे। तो दूसरा क्या कहता है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेशुद्ध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। यहाँ तक। और साथियों, मैं ये सोचता हूँ कि पतंग आपके उड़ाए हुए हैं, और पतंग उड़ाते हुए गलियों में, छतों पर, दीवारों से कूदना, कठोर छत है कि कोमल छत है, इसका अपने ध्यान नहीं देते हैं। गिर जाते हैं फिर उठ जाते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। चोट लग गई, खरोच लग गई, वो बहुत आसानी से सही हो जाती है। और हम फिर भी चोट लगने के बाद में बेशुद्ध होकर, मस्त होकर, तल्लीन होकर दौड़ते चले जाते हैं, कुछ भी ध्यान नहीं रहता, खाने पीने का ध्यान नहीं, चोट का ध्यान नहीं। ये सब आप भली प्रकार से जानते हो, तो अच्छे से समझ में मेरे हिसाब से आ जाने चाहिए आपके। तो वो ही देखते हैं। अब यहां ये समझने लायक है, बेशुद्ध का अर्थ होता है मस्त या तल्लीन। अच्छा, और तो मृदंग क्या होता है, ढोल की तरह होता है मृदंग। एक तरफ से देखो मृदंग रहता है, ऐसा एक तरफ छोटी एक तरफ बड़ी साइड रहती है मृदंग की, और गले में डालकर ये बजाया जाता है। अपने इस मृदंग को देखेंगे कहाँ, पहलवान की ढोलक में। अच्छा, अब देखते हैं। अब कवि आगे आलोक धनवा कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही अपने साथ क्या लेकर आते हैं, कपास। अच्छा, यहाँ कपास का मतलब तो वैसे क्या होता है, जो आप रुई कह देते हो, लेकिन यहाँ रुई नहीं है। कपास का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है ताकि मुलायम और गद्देदार की क्या करवा सके, आपको अनुभूति करा सके, इसीलिए। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि बच्चे अपने साथ जन्म से ही क्या लेकर आते हैं, कपास लेकर आते हैं। अर्थात उनके जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं, बेहद ही कोमल होते हैं, और वो सिर्फ क्या करने के लिए, चोट और खरोंच सहने के लिए ही बने रहते हैं। क्योंकि उनका कोमल शरीर होता है तो चोट खरोंच लगती है तो, और आपको पता है कीड़ी को ऊपर से फेंक दो कीड़ी आ गई, कीड़ी को ऊपर से फेंक दो नहीं मरेगी, वो कोमल होती है। हाथीन फेंक दो गद देनी चित जागो, तो मुलायम वस्तु होती है, उस पर पैर रख लो, फोम है उसके ऊपर पैर रख लो, वो वापस उसी आकार में आ जाएगी। और कोई कठोर वस्तु उसे फेंक दो टूट जाएगी, कांच को फेंको टूट जाएगी। तो बच्चों का शरीर भी कैसा होता है, कपास जैसा गद्देदार और कोमल होता है, जिससे उनके चोट और खरोच का कोई भी एहसास नहीं होता है।
और आगे कवि कह रहा है कि उनके पैरों में एक अजीब सी क्या रहती है, बेचैनी रहती है, जिसके कारण वो संपूर्ण पृथ्वी को क्या करना चाहते हैं, नाप लेना चाहते हैं, अर्थात वो पूरी धरती पे घूम आना चाहते हैं। क्योंकि पतंग जैसे ही कटते अब बाई मारे तो बच्चे क्या करते हैं, बेसुध होकर उसके पीछे दौड़ते हैं। अब ये पता नहीं चलता कि कितनी दूरी तक अपने पहुंच गए। जब पतंग हाथ में आता है तो देखते हैं 5 किलोमीटर इतना आ गया और कन्या खड़े है शेर, पिंड पड़ ले जब, ठीक है ना। तो ये चीज फिर आगे वो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो मस्त और तल्लीन होकर इस प्रकार दौड़ते हैं कि उन्हें ना तो कठोर और मुलायम छतों का पता चलता है, वो दीवारों, ऊंची ऊंची दीवारों को कूद जाते हैं, उनका पता नहीं चलता है। मतलब वो मस्त और तल्लीन होकर बेसुध पतंगों के पीछे दौड़ते हैं। छतों को भी नरम बनाते हुए वो अपने नरम पैरों से क्या करते रहते हैं, छतों पे दौड़ते रहते हैं। और ऐसा लगता है कि वो अपने नरम पैरों से छतों को भी क्या बना देते हैं, नरम बना देते हैं। मान के चलिए धूप के अंदर छत तप रही है, पैर तो नरम ही है उस समय, अब दौड़ के देख लो पैर जल जाएंगे। लेकिन जब बच्चे दौड़ते हैं तो उन्हें एहसास नहीं होता कि हमारे पैर जल रहे हैं। तो जैसे उनके पैर होते हैं तो छत को भी वो वैसे ही बना लेते हैं। कोमल पैर हैं तो कोमल छत भी बन जाएगी, क्योंकि उन्हें तेज गर्मी का एहसास नहीं होगा, जलने का एहसास नहीं होगा। तो वो अपने नरम पैरों के साथ साथ में छतों को भी क्या बना लेते हैं, नरम बना लेते हैं। उनकी जो दौड़ने की पदचाप है उसके कारण ऐसा लगता है कि मृदंग का चारों दिशाओं में मीठा मीठा संगीत सुनाई देता है। अर्थात वो दिशाओं को मृदंग के संगीत की भांति मीठा मीठा बना देते हैं। जब 7-8 बच्चे एक साथ दौड़ते हैं तो उनके पदचाप की लय ऐसी सुनाई देती है जैसे कोई मृदंग बज रहा हो। ठीक है मित्रों, तो यहाँ विशेष तो मैंने आपको बता दिया कि आप ये लिख सकते हो कि कपास है, इस शब्द का प्रयोग पाठकों के अंदर मुलायम और गद्देदार की अनुभूति करवाने के लिए किया गया है। ठीक है, मानवीकरण का प्रयोग किया गया। मानवीकरण अलंकार का किसमें, पृथ्वी घूमती हुई आती है। पृथ्वी कभी घूमती हुई आती नहीं है, वो कोई बालिका नहीं है कि घूम घूम चक्री बाबोले बकरी रागी करने हैं। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार आया है। उसके बाद में छतों को भी नरम बनाते हुए, नरम स्पर्श होता है ना, पता चलता है अपने को। तो यहाँ कौन सा बिंब हो जाएगा, स्पर्श बिंब। कौन सा बिंब, स्पर्श बिंब। क्योंकि यहाँ नरम का प्रयोग हुआ और अपने माइंड में आया कि कपास तो नरम होती है, तो वो स्पर्श बिंब हो गया। अच्छा, दिशाओं को मृदंग की तरह, पहली बात मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि दिशाएं कभी मृदंग की भांति नहीं बजती, और बजने लग जाए तो बाज खड़े हो लोग। अच्छा, मृदंग की ध्वनि अपने को सुनाई देती है कानों से, तो क्या हो गया, श्रव्य बिंब। ये आप इसमें विशेष कर सकते हो। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चलते रहेंगे, निरंतर इससे आगे की पंक्तियां अपने पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे अपने कंटिन्यू चलते रहेंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।